पेश इस तरह से किया जाता है जैसे कि ये पूरे आरएसएस के स्वयंसेवकों के गुरु जी रहे हों। गांधी मर्डर के तुरंत बाद जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है गांधी मर्डर का, उसका तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। बहुत दिन बाद हुआ, मिड 60s में एक कमीशन बना। तब तक बहुत सारे किरदार जा चुके थे। अगर होता तो शायद हम इन सवालों का जवाब जान पाते। लेकिन एक संदर्भ आता है मानव बलि वाला। जी। लेकिन ये थ्योरी के स्टेज पे ये मुद्दा ऐसा है पे प्रॉपर रिसर्च का जरूरत है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए, गोलवलकर एक एवरेज स्टूडेंट, बाद के लिटरेचर में उनको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखलाया गया। उनके अपना जो क्लेम था कि वो प्रोफेसर थे, जो उन्होंने 939 के अपने बुक में खुद लिखा था, उसको भी कभी क्वेश्चन नहीं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिन्ना ग्रो कर रहा बहुत तेजी से, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरएसएस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये जो मसला था, इसमें आरएसएस को एक और मदद मिलता है ग्राउंड पे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी दो डेस्परेशन के मिलने से पैदा हुआ। एक डेस्परेशन था वीडी सावरकर जो अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल में थे। दूसरा था जो भारत में उस समय में गांधी के नेतृत्व में एक पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट खड़ा किया गया, खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला के नॉन कॉपरेशन को खड़ा किया गया, जिसके कोर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट लोगों का जो तबका था, वो ऑर्गेनाइजेशन पर उनका पकड़, पंथ उसी से जुड़े हुए। ये जो एक इंटरनल डिवीजन था कांग्रेस के अंदर, वो भी एक बड़ा कारण, जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे उसको ठीक से जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कांग्रेस, उसका एक बड़ा कारण ये था। दोस्तों नमस्कार, जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक खास संगठन और उसके एक खास शख्स के बारे में बात करेंगे। उस संगठन का नाम है आरएसएस। 1925 में स्थापित हुआ और इसके केंद्र में कहिए तो इसकी विचारधारा केंद्र में जो शख्स जाना जाता है उसका नाम गोलवलकर है, माधव सदाशिव गोलवलकर। कहा जाता है कि जो विचार आरएसएस का है उसको गोलवलकर साहब ने दिया था। और इस पर एक किताब जो है, एक वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र झा हैं, उन्होंने लिखी है किताब। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, गोलवलकर द मिथ बिहाइंड द मैन एंड द मैन बिहाइंड द मशीन। और इसमें इस शख्स के बारे में और इसके जरिए इस संगठन के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में उस तरह से नहीं आई हैं। तो संयोग से और सौभाग्य से कह सकते हैं, हम लोग के साथ धीरेन्द्र जी मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही बुनियादी एक काम किया, बहुत ही गहरा काम किया। आप इसमें लिखे हैं कि 6 साल तक आपने जो है इसमें रिसर्च किया और उसके बाद जो है किताब हम लोग के सामने आई है। और जैसा हम लोग बहुत कुछ सुनते जानते रहे हैं, उसमें अफवाहों या कहिए कन्फ्यूजन के तौर पर, उसमें तथ्यों के साथ आपने इसमें जो है बहुत चीज़ें दी हैं। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जो इसकी टाइटल है, इस टाइटल के पीछे जो है क्या वजह, कितनी जो है करस्पॉन्ड करती है, कितना मिलाती है गोलवलकर के पूरे व्यक्तित्व से? धन्यवाद महेंद्र, मुझे मौका देने के लिए। ये व्यक्ति गोलवलकर आरएसएस के केंद्र में है, लेकिन आरएसएस गोलवलकर के और उसके किताब, उसके आइडियोलॉजी का नाम लेने में बार बार हिचकिचाती है। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कई कारणों से है, जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। हम देखते हैं कि ये जो आरएसएस अपने आप को इतने सारे झूठों के परत के अंदर छुपाए हुए है, इसका पूरा हिस्ट्री, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल गोलवलकर की जिंदगी के साथ दिखता है। गोलवलकर का सोच, गोलवलकर का काम, गोलवलकर का जिंदगी, ये खुद अपने आप में बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे झूठ, जो ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर गांधी असैसिनेशन के बाद हुए, बनाए गए, उनमें छुपा हुआ है। अच्छा। कुछ झूठ इसने खुद भी फैब्रिकेट किया था, हम लोग उसका भी जिक्र करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल। तो वैसे हालत में ये जो इसका सबटाइटल है, मैन बिहाइंड द मिथ, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली ये आदमी उस मिथ का जो समूह है उसके कहीं ना कहीं पीछे खड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि आइडियोलॉजिकली गोलवलकर मुख्य आदमी है, आरएसएस का मेन आर्किटेक्ट है। तो ये जो पूरा मशीन है, इसके पीछे का आदमी भी है।
तो अब किसी के बारे में जब हम चूंकि एक इंडिविजुअल है उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी अपनी पृष्ठभूमि और उसका जो है उत्पत्ति वहाँ तक जाते हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तो इसमें जो आपने बताया कि गोलवाली जो इनका गांव है, पैतृक गांव, पैतृक इलाका, वो जो है मिला था इनके पुरखों को। 72 गांव मिले थे जहाँ ये पूजा पाठ करते थे और वहाँ से उनका जीवन यापन सब होता था। उसी में एक खास जिक्र आपने किया है कि बता, एक मिथ है, सच्चाई है, क्या उसके बारे में 2 वर्जन है कि वो वहाँ जो है वो लोग मानव बलि देने का काम करते थे और बालाजी जो वो थे छत्रपति, उसके जो है वो रूलर पेशवा के, जब उनको पता चला तो उन्होंने सामूहिक दंड के तौर पे पूरा क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया और सबको सजा दिया और वहाँ से निकाला। ये कितनी सच्चाई है और इसके पीछे की क्या जो वजह हैं? देखिए, ये वहाँ नहीं हुआ था। ये गोलवली बिल्कुल उनके पुरखों को मिला था। हाँ। और वहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे, पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मणों का गांव था। हाँ। लेकिन पेशवा के समय में पानीपत की लड़ाई से जस्ट पहले, तीसरी पानीपत की हाँ, लड़ाई बोल, तो गोलवली में जो यहाँ से ये निकल आए थे अच्छा उसमें निकल आए थे। हाँ, गोलवली के लोगों को वहां से निकलना पड़ा था, जिसका कारण पेशवा थे। हाँ। ऐसा इनके गांव के लोग मानते हैं। ठीक है। और साथ साथ यही वर्जन, मतलब ये निकलना पड़ा था, इसका एक दूसरा कारण, एक बुक आया था और काफी पहले एशियाटिक सोसाइटी के बॉम्बे के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लिखा था, जिसमें एक खास तरह की कहानी का जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पुणे में जो करारे ब्राह्मण्स थे वो नरबली दे रहे थे, और ये जब पता चला पेशवा को, तो पेशवा चित्पावन ब्राह्मण्स थे, तो पेशवा ने सारे करारे ब्राह्मण्स को दंडित किया। और ना, ये उनका क्लेम है, उस किताब का क्लेम है, जिसका जिक्र हमने डिटेल में किताब में किया है, अपनी किताब में। अच्छा, इसमें एक चीज, उसमें ब्राह्मण्स 3 है, कराड़ी, देशस्थ और चित्पावन। जी जी जी। ये गोलवली में जो लोग थे, मतलब गोलवलकर जिस कैटेगरी के ब्राह्मण्स को बिलोंग करते थे, वो था करारे ब्राह्मण, और पेशवाज चित्पावन थे। जी। तो महाराष्ट्र में जनरली 3 ब्राह्मण्स, 3 कैटेगरी है ब्राह्मण्स का, एक देशस्थ भी है। तो ये एक पृष्ठभूमि था जिसमें इन लोगों को गांव छोड़ना पड़ा था, और फिर ये माइग्रेट करते रहे थे। फाइनली एक स्ट्रीम आपको आ जाता है इस एरिया में, नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में, और फिर वहां पे ये बसते हैं, जिसमें गोलवलकर। तो फिर उसमें जो है ये, मतलब, लेकिन एक संदर्भ आता है मानव बलि वाला। जी जी जी। लेकिन ये थ्योरी के स्टेज पे, इस पे रिसर्च होना जरूरी है। अच्छा, ये मुद्दा ऐसा है, हाँ, कि इसी मैंने मेंशन किया है, हाँ, कि ये 2 बातें आती हैं, हाँ, 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 लेकिन इस पे प्रॉपर रिसर्च का जरूरत है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हाँ। अब एक दूसरा संदर्भ, फिर आगे हम इतिहास के तौर पे बढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरी बात कही जाती है जिसको आपने अपने तरीके से अभी इंट्रोडक्शन में भी कोट किया, कि एक मिथ क्रिएट किया जाता है, मतलब ग्लोरिफिकेशन होता है गुरु गोलवलकर का। पूरे आरएसएस में सबसे बड़े नेता और विचारक, और मतलब एक ऐसा नेता जिसने पूरा जो है बदल दिया इस धारा को। तो लेकिन जब आपने जो संदर्भ दिए हैं, अब जैसे उसमें लेकिन बहुत तथ्यात्मक रूप से भी चीज़ें सही नहीं पाई गई, जैसे वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड, उसमें अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने जो दिया है उसमें लिखा है कि वो जो प्रोफेसर थे, जबकि सच्चाई ये है, जो तथ्य कहते हैं, खुद आपने किताब में दिया है कि बीएचयू में वो जो है 17 महीनों के लिए डिमॉन्स्ट्रेटर के तौर पर, रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेटर या रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के तौर पर उनकी भूमिका थी, वो प्रोफेसर नहीं थे। ये जो खुद अपने हाथ से उन्होंने दर्ज किया अपनी ही किताब में एक प्रोफेसर के तौर पे, इसको किस रूप में देखा जाए? ये आप देखिए, गोलवलकर अपने पर्सनालिटी, अपने पर्सोना को लेके, हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। अच्छा। और गोलवलकर वहाँ पे बीएचयू में जाते हैं एक डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में, जो ये खुद लिखते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं बीएचयू में, तो ज्वाइन करने के 15 दिन के बाद उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई किया था, एमएससी वहाँ से किया था, और उसी डिपार्टमेंट में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में,
डेमोन्स्ट्रेटर का एक लीव वैकेंसी के कारण एक टेम्पररी पोस्ट क्रिएट होता है और ये चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त को जब ये ज्वाइन करते हैं 931 के अंत में, मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में ये ज्वाइन करते हैं। 15 दिन के बाद इन्होंने चिट्ठी लिखा अपने दोस्त को कि हम आपको बतला नहीं पाए, अचानक हमको आना पड़ा और ये टेम्पररी पोस्ट है, लीव वैकेंसी के अगेंस्ट है और ये बहुत ही इनसिक्योर महसूस कर रहे थे उस समय में। हमने बीएचयू के आर्काइव से भी को भी देखा तो पता चला कि डीएल पवार नाम के एक व्यक्ति उस समय में छुट्टी पर गए, डेमोन्स्ट्रेटर थे, छुट्टी पे गए थे और उन्हीं के जगह पे इनको लिया गया था। बाद में 1939 में जब ये अपनी किताब लिख रहे हैं वी आर आवर नेशन डिफाइन, तो ये अपने आप को प्रोफेसर बोल देते हैं और क्योंकि ये भी चाहते थे कि इनको इंटेलेक्चुअल समझा जाए। ये इनका शुरू से ख्वाहिश थी और ये चाहते भी थे प्रोफेसर बनना, ये चाहते थे एक्चुअली पीएचडी करना जो नहीं कर पाए थे। अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। तो ये ख्वाहिश थी जब ये 39 में किताब लिखते हैं आरएसएस के संपर्क में आने के बाद, आरएसएस एक तरह से ज्वाइन करने के बाद, तो वहाँ पे अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके बेसिस पे वो रेस्पेक्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब मैं शुरू करता हूँ इनकी कहानी, जो जीवन है। इनके पिताजी वो थे, मतलब छोटे कर्मचारी थे और वो चाहते थे इनका बेटा जो है गोलवलकर वो डॉक्टर बने, मेडिकल लाइन में जाए और उस नज़रिए से तैयारी भी अपना करना शुरू किए। लेकिन इंटर में नंबर कम आए, 2nd डिवीज़न पास हुए और उस समय मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन होता था, मेडिकल में एडमिशन हो नहीं पाया। उसके पीछे क्योंकि इनका ग्लोरिफिकेशन की इंदुरकर से लेकर पालकर तमाम इनके जो बायोग्राफर हैं वो बोलते हैं कि इस परिघटना को, भाई चूंकि वो जो उस समय दूसरे बच्चों पर ध्यान दे रहे थे, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनकी सवाल हल कर रहे थे, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं था या वो चाहते तो नहीं कर सकते थे, कर ही सकते थे। इस तरह से उसको करने की कोशिश, ढांकने की कोशिश की गई है। पढ़ाई में एक मीडियोकर का लेवल दिखता है। फिर ये लखनऊ जाते हैं, वहाँ जो है एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं लेकिन एडमिशन हो नहीं पाता। मजबूरी में फिर बीएचयू में बीएससी में एडमिशन लेते हैं। ये जो पूरा जो है संदर्भ है जिसमें कि उनको ग्लोरीफाई करना है, तो एक नौकरी की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में हर जगह एक असफलता दिखती है और फिर जो है नौकरी के तौर पे पूरा जो है 30 साल तक कमोबेश उनको सिर्फ वही डिमॉन्स्ट्रेटर लीव वैकेंसी के अगेंस्ट नौकरी मिलती है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, गोलवलकर एक एवरेज स्टूडेंट थे। बाद के लिटरेचर में उनको काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखलाया गया। उनके अपना जो क्लेम था कि वो प्रोफेसर थे, जो उन्होंने 939 के अपने बुक में खुद लिखा था, उसको भी कभी क्वेश्चन नहीं किया गया, सच माना गया। तो सच्चाई ये था कि ये एक एवरेज स्टूडेंट थे, नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते थे, जॉब चाहते थे। पिताजी जो होता है लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में कि पिताजी के भी कुछ अरमान होते हैं, जो चाहता है कि उसका बेटा उसको फुलफिल करे, और पिताजी चाहते थे कि डॉक्टर बने, लेकिन ये कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। हालांकि बाद के लिटरेचर में, आरएसएस के लिटरेचर में ये दिखलाया गया कि ये चाइल्ड प्रोडिजी थे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं था। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो मेडिकल में इनका एडमिशन नहीं हो पाता है। उन दिनों में मार्क्स के बेसिस पर होता था, वो मार्क्स इनको नहीं मिल पाता है, तो इनका एडमिशन नहीं होता है। लखनऊ में इन्होंने कोशिश किया, एडमिशन लेने का नहीं हुआ। फिर बीएचयू में ये एडमिशन लेते हैं और उसके बाद फिर वहीं से बीएससी एमएससी करते हैं। बाद में वो चाहते थे कि वो पीएचडी करें, रिसर्च करें, इसलिए मद्रास गए थे। किसी ने प्रॉमिस किया था कि वो इनका फंडिंग करेंगे, बिल्कुल, इनके पढ़ाई का, इनके हायर स्टडीज का, लेकिन वो इनको नहीं मिलता है। तो फिर वापस आके नागपुर में एलएलबी करते हैं। नहीं, उस समय वापस आके ये कुछ दिन तक तो नागपुर में अपने इनके अंकल थे, वो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें अपने अंकल को मदद कर रहे थे। और फिर अचानक इनको डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए एक चिट्ठी आता है बीएचयू से, और फिर ये वहाँ चले जाते हैं 931 के अगस्त सितंबर के आसपास। और फिर लौट के जब आते हैं, क्योंकि वो तो लीव वैकेंसी था, टेम्पररी था, इनका जॉब खत्म हो जाता है 33 के बिगनिंग में, तो वापस जब आते हैं तब ये लॉ में एडमिशन लेते हैं। हाँ, और ये जो इनसिक्योरिटी है, ये इनको बार बार, इनका लॉ का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो फिर ये
मॉन्कहुड की तरफ इनका ध्यान जाता है। इनका एक दोस्त है जो कि रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है, वो चला जाता है सारगाछी, मुर्शिदाबाद में सारगाछी मुर्शिदाबाद में, और फिर उसके पीछे पीछे ये भी वहाँ जाते हैं। लेकिन मॉन्कहुड में भी इनको उस तरह सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि अखंडानंद जो वहाँ के हेड थे वो देख ही नहीं पाते कि ये दीक्षा देने के काबिल हैं। बिल्कुल। तो फाइनली लेकिन दीक्षा देते हैं, लेकिन उन्होंने आश्रम में जगह नहीं दी। हाँ, उन्होंने ये बोल दिया था अपने जो उनके शिष्य थे, जिनके थ्रू गोलवलकर वहाँ गए थे, उन्होंने कह दिया था कि देखिए हमने दीक्षा दे दिया है, लेकिन इनको बोलिए कि ये आश्रम से चले जाए, आश्रम में इनके लिए जगह, बाहर ही रहे अपना कुछ काम हो। जब लौट के आते हैं तब फिर इनका आरएसएस के साथ पहले थोड़ा बहुत कांटेक्ट था, लेकिन अब ये ज्यादा सीरियस तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन उसी में एक जगह आता है 33 के दौरान ही, ये जब अपने किसी दोस्त को बोलते हैं, उसका छोटा भाई आरएसएस की शाखाओं में इन्वॉल्व था, और इन्होंने लेटर लिखा कि क्या ज़रूरत है ऐसे कामों में जाने का, उसका भी पढ़ाई की उम्र है और उसको जो है पढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आरएसएस से अपने कोई उस तरह का लगाव नहीं है। 33 तक बताते हैं कि हेडगेवार से भी कोई संपर्क, किसी तरह कोई बातचीत नहीं थी। नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। ये जो चिट्ठी वो लिख रहे हैं वो 929 का चिट्ठी है। अच्छा, हाँ, 929 या 930 का चिट्ठी है, जिस समय ये मद्रास में थे। हाँ, और उस समय इनका ये अप्रोच था। इनका कहना था कि क्योंकि इनका दोस्त का छोटा भाई का रिजल्ट खराब हो गया था और वो संघ में जाता था, शाखा में, तो वो लिखते हैं कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, आप बोलिए अपने भाई को पढ़ाई पे ध्यान दे, ये संघ वांग करने से कोई फायदा नहीं है। और ये इनका अप्रोच था। इनका जो कांटेक्ट होता है आरएसएस के साथ, वो पहला कांटेक्ट होता है जब ये बीएचयू में नौकरी करने जाते हैं। हाँ, उस समय में कांटेक्ट होता है, बहुत ही सुपरफिशियल टाइप का। हाँ, बहुत सीरियस नहीं कांटेक्ट, क्योंकि अगर सीरियस होता तो और नौकरी से जब ये वापस आते हैं 933 के बिगनिंग में नागपुर, तो उस समय कुछ दिन तक कांटेक्ट में रहे थे, लेकिन साथ साथ ये अपना लॉ में भी उन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो ये अपना एक दूसरा लाइन विजुअलाइज कर रहे थे अपने लिए, एक लीगल प्रैक्टिशनर का लाइन विजुअलाइज कर रहे थे उस समय में। तो इसलिए वो कांटेक्ट बहुत ही सुपरफिशियल था और क्लियरली दिख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं है। हाँ, लेकिन जब सारगाछी से भी लौट के आ जाते हैं, तब फिर धीरे धीरे देखते हैं कि ये उसमें डूबने लगता है। इसी में एक और जिक्र करना जरूरी, क्योंकि इनके पूरे टाइटल और इनके पूरे उससे जुड़ता पर्सनालिटी से, इनको गुरुजी बताते हैं, बीएचयू में जब डेमोन्स्ट्रेटर के उसमें थे तो बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे, ट्यूशन दे रहे थे, वो बच्चे उनको गुरुजी बोलते हैं, और गुरुजी टाइटल वहीं से पैदा हुई है। मतलब पेश इस तरह से किया जाता है जैसे कि ये पूरे आरएसएस के स्वयंसेवकों के गुरुजी रहे हों, या इन्होंने चूंकि जिस तरह का आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन दिया है उसमें इतना बड़ा मुकाम है, वो गुरुजी के हिसाब से जाना जाता है, बल्कि एक कोचिंग से पैदा हुआ नाम है जो आगे जो है कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो जब ये डेमोन्स्ट्रेटर थे वहाँ पे, तो अब इनकी जो दामित इच्छाएं थी, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये था कि ये एक्चुअली ये टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते थे। हाँ, इन्होंने कोशिश भी किया था, लेकिन ये नहीं सफल हो पाए थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये अपने रूम में बच्चों को बाकी समय में, नौकरी के बाकी के समय में वो पढ़ाया करते थे, और वो काम वो बहुत ही लगन के साथ कर रहे थे, और वो बच्चे इनको गुरुजी कहना शुरू करते हैं। यही गुरुजी इनके साथ रह गया। लेकिन जो उनका लंबा बाल है और दाढ़ी है, ये चीज जब ये सारगाछी गए थे, तो वहां पे जब इन्होंने बढ़ाना शुरू किया दाढ़ी और बाल, तो ये वहां पे डेवलप हुआ है। तो रूप के रूप में इनका जो इमेज हमारे सामने आता है, वो इमेज जब ये सारगाछी में थे वहां से आता है, और इनका जो गुरुजी जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो उन कोचिंग क्लासेस से आता है। तो बड़ा कंट्राडिक्टरी है अपने उसके रूप में। अब यही मैं थोड़ा बुनियादी उस पर आता हूँ कि आप देखिएगा 3 सेंटर जो है इनके जीवन में उस दौर में आते हैं जो चीज़ों को तय करते हैं। आपका जो है बीएचयू बनारस, फिर ये मद्रास जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, 9 महीना करीब, और नागपुर जो है फिर आते हैं। नागपुर इनका घर भी रहता है, चाचा सब कुछ नागपुर तो इनके केंद्र में ही है। और उसी दौर में आप देखिएगा तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और अपने तरीके का ये तो विस्फोटक दौर में पहुंच चुकी थी। और ये भगत सिंह जो है खुद इन्हीं के दौर के 1907 की पैदाइश इनकी जो है 1906 क्या है। तो वो जो है उसी दौर में भगत सिंह जो है सैंडर्स का वो होता है, इस पर इनकी टिप्पणी आती है।
तो एक तरफ इतनी बड़ी धारा चल रही थी जिसके प्रति इनका कोई रुझान नहीं रहता है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति। और देखा जाता है कि उसी दौर में जो पेरियार का वहाँ सेल्फ जस्टिस आंदोलन था, वहाँ जो है मद्रास में वो चल रहा होता है, और मनुस्मृति वहाँ जलाई जा रही थी। यहाँ नागपुर में अंबेडकर खुद जो है मनुस्मृति जला रहे थे, और पूरा अपने तरीके से दलित आंदोलन उभार पर था और हिंदुत्व के खिलाफ और ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था। तो ये जो है एक रिएक्शनरी लाइन लेते हैं, आप देखिएगा पूरा जो इनके अंदर जो पैदा होती है। उसी समय एक बयान आता है उनका पेरियार के उस मद्रास में कि भाई मनुस्मृति में मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसमें छुआछूत जैसी कोई बात हो, आपने जहाँ कोट किया है उसको। तो ये जो है इसको किस रूप में देखा जाए, इस पूरे जो है उसको। पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था देश में, जनरली देखते हैं कि गोलवलकर उससे बिल्कुल कटे हुए हैं। सिर्फ एक बार जब वो मर्डर होता है सैंडर्स का, तो उसके बाद ये एक चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त को, जहां की वो उस मर्डर को सही ठहराते हैं और बोलते हैं कि अगर भगत सिंह की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। लेकिन उसके तुरंत बाद जब उनको ये पता चलता है कि उनके दोस्त ने इनके इस विचार को कुछ लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो गोलवलकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। और ये बहुत ही डांट के फिर दूसरा चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त को कि मैंने तुमसे इसलिए ये नहीं कहा था कि तुम सारे लोगों को बतला दो। तो ये तो इनका पोजीशन था जो एंटी ब्रिटिश इस पे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि ये बेसिकली ब्राह्मणवादी थे, ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और ये वर्ण व्यवस्था को ये सही मानते थे। और इनको मनुस्मृति में कोई दोष नहीं नजर आ रहा था ना। ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि ये जो दो बातें थी, नंबर वन, अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था उससे अपने आप को अलग रखना, और दूसरा ब्राह्मणवादी होना, ये दो बातें आरएसएस के कोर में भी है। और इन दो बातों के कारण बहुत आसान हो गया गोलवलकर के लिए या आरएसएस के लिए एक दूसरे के नजदीक आने में। ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी जो मानसिकता था, खास करके अगर हम महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स की बात करें एक सेक्शन का, तो वो इस बात से सच में घबराए हुए थे कि जो दलित आंदोलन का जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था उसमें वो चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि उनके पूरे अस्मिता के ऊपर अटैक है। हाँ, और अगर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो उनका अस्मिता खत्म होगा। तो इसलिए इनफैक्ट ये फैक्टर आरएसएस के फॉर्मेशन में भी हमको दिखता है। तो ये तीनों फैक्टर बहुत ही नेचुरल कैंडिडेट बना देता है गोलवलकर को आरएसएस के लिए। इसी में एक इनके व्यक्तित्व को समझने के लिहाज से आपने कोट किया है, ये एडगर वेलेस की किताबें पसंद करते थे जो क्राइम थ्रिलर लिखते थे। आमतौर पे माना जाता है कि भाई कोई बड़ी पर्सनालिटी है, कोई विचारक है, कोई फिलासफर है, तो कुछ ऐसी चीज़ें पसंद करेगा जिसमें बहुत बुनियादी जीवन की चीज़ें हो, कुछ बड़ा जो है वो होगा। लेकिन इसमें एक क्राइम थ्रिलर बुक को पसंद करते हैं और किसी दूसरे लेखक का उस तरह से नाम नहीं आता है। ये किस रूप में देखा जाए इनके व्यक्ति? देखिए, इसमें कोई क्राइम नहीं है। मतलब एक हमने कहा कि ये एक आम आदमी थे, हमारे आपके तरह, और ये भी चाहते थे कि एक आम जिंदगी बने, एक सेटल लाइफ हो, सिक्योर लाइफ हो। हाँ, जो किसी भी आम आदमी का ख्वाहिश होगा। और तो आप देखेंगे कि क्राइम थ्रिलर जो है वो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो इनको भी पसंद था। हाँ, तो क्योंकि हम इनका लाइफ हिस्ट्री लिख रहे थे और इनकी जो ये पसंद कर रहे थे वो सब मेंशन करना जरूरी था, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। अच्छा, यहाँ नागपुर में रहते हुए, क्योंकि वहाँ से जब आए इनके पास और कोई दूसरा जरिया विकल्प नहीं दिख रहा था कि कहाँ नौकरी मिले, कैसे जीवन चलेगा, तो इन्होंने एलएलबी किया। उसके बाद प्रैक्टिस भी शुरू की, तो अकेले तो प्रैक्टिस नहीं चल पाई, फिर किसी के साथ लग करके कोशिश किए, वो भी चीज़ें नहीं हुई। तो फिर ये जो है एक ट्रांसलेशन, उसके बाद मंक वाला होता है, इनका मंक वाला हो चुका होता है, हो चुका होता है। फिर उसके बाद ये जो है इनको एक ट्रांसलेशन का वो मिलता है काम, बाबा राव सावरकर का। वो जो है सावरकर के बड़े भाई हैं और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसमें अभी हम आपसे पूछेंगे और जिक्र भी करेंगे उसका। तो वो जो है क्या है, राष्ट्र मीमांसा,
उस किताब का ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी मिलती केलकर के जरिए, जो इनके कोई परिचित हैं। तो बताया, अब जिस तरह से उसको पेश किया उसमें भी एक मिथ क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक ही रात में, एक ही दिन में पता चला 109 पेज वो ट्रांसलेशन करके अगले दिन हाजिर हो जाते हैं, और अंत में वो छपता भी नहीं है, वो किताब नहीं आती है। ये किस रूप में देखा जाए इसको? एक बात था गोलवलकर में कि वो उनको कई भाषाएं आती थी। मराठी तो उनकी मातृभाषा थी, वो हिंदी भी अच्छा जानते थे, बीएचयू में काफ़ी समय रहे थे वो, और उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी। उनको बांग्ला भी आता था अच्छा खासा, संस्कृत पे भी उनका ठीक ठाक पकड़ था। तो वो समय था जब ये जो रासमीमांसा ये मराठी में लिखा गया था, 1934 में लिखा गया था। तो जब ये आते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, और विश्वनाथराव केलकर जो कि बाबाराव सावरकर के रिश्तेदार थे, और बाबाराव सावरकर जब भी आते थे नागपुर तो उन्हीं के पास रुकते थे। तो वो इन्हीं को इन्होंने जिम्मा दिया था कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाने के लिए वो कांटेक्ट करते हैं इनसे, गोलवलकर से, और अपेरेंटली ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा होता है। जो भी मिथ इन्होंने बनाया कि एक रात में कर दिया या जो भी किया, सच्चाई ये है कि वो लोग इम्प्रेस हुए इनके ट्रांसलेशन से। इन्होंने ट्रांसलेशन अच्छा किया, और ये जो ट्रांसलेशन था, ये समय है जब आरएसएस अपनी मराठी स्पीकिंग जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे एक कैंप होने वाला था जहाँ पे नॉन मराठी स्वयंसेवक भी आने वाले थे नागपुर में। तो इसके लिए जरूरी था एक ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ इंटरैक्ट कर सके। तो उसका इंचार्ज इनको बना दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस किताब को ट्रांसलेशन करने के प्रोसेस में जो संघ का एलिट ग्रुप है, या हम ऐसे बोलें कि हिंदुत्व का जो एलिट ग्रुप है ना, उसमें संघ उसका हिस्सा था, अलग नहीं था, जिसमें कि बहुत सारे वैसे भी लोग थे जो, और सारे हिंदू महासभा के लीडर भी थे, इंक्लूडिंग हेडगेवार जो सर संघ चालक थे। तो उस क्लिक के साथ एक बार जब ये कांटेक्ट में आ जाते हैं रासमीमांसा को ट्रांसलेशन करने के प्रोसेस में, तो फिर इनको काम मिलने लगता है। इनको जब इंचार्ज बनाया जाता है, जो ये काफ़ी लगन के साथ करते हैं, कैंप का जब इंचार्ज बनाया जाता है। तो अब यही एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि ओटीसी वाली जो आप कह रहे हैं वो प्रक्रिया उसी में उसके केंद्र में आते हैं। आप देखिएगा कि राष्ट्रमीमांसा जो है वो 38 में इनको ट्रांसलेशन के लिए मिलती है, 39 में इनकी किताब आ जाती है, वी आर आवर नेशन डिफाइंड, जो गोलवलकर की है। इसके पहले आप देखिएगा तो बहुत कोई गहरा रिश्ता जो है संघ के साथ इनका नहीं है, जहाँ उसकी लाइफ में, उसकी विचारधारा में या किसी उसके स्तर पे बहुत गहराई से जुड़े हों। एक बाहरी आदमी जो अभी उस रूप में परिपक्व भी नहीं हुआ था, नौकरी ढूंढ रहा था, अपने करियर को लेकर चिंतित था, एक कि इतनी गहरी किताब, इतना एक ऐसी किताब लिख देता है जो पूरा अभी भी उनके लिए बाइबल बनी हुई है, गीता बनी हुई है आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, आपने लिखा नहीं है, मुझे एक आशंका है, अगर आप उसको क्लियर कर सके कि वो जो राष्ट्र मीमांसा थी जो छपी नहीं, बहुत कुछ बहुत चीज़ें हमको लगता है गोलवलकर साहब ने उसमें ले लिया। उनके पास एक बनाया था जो वी आर आवर नेशन डिफाइंड के तौर पे आ गया। क्या इस रूप में देखा जा सकता है? गोलवलकर अपने प्रीफेस में, वी आर आवर नेशन डिफाइंड के प्रीफेस में वो लिखते हैं कि वो उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला रासमीमांसा से। तो ट्रांसलेशन करने के प्रोसेस में वो रासमीमांसा, और जो रासमीमांसा का जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि है, उससे वो पहली बार हमको लगता है कि इस समय परिचित हुए तरीके से। और अब देखिए, रासमीमांसा 1934 में पब्लिश हुआ। रासमीमांसा में, या इवन हिटलर का जो एग्रेशन है चेकोस्लोवाकिया पे, या दूसरे एग्रेशंस जो हैं, इन सब का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, रासमीमांसा ना ही इस बात का जिक्र है कि ये जो मॉडल है नाजी का, ये मॉडल इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ये सारी बातें वी और आवर नेशन डिफाइंड में आपको मिलेगा, ये आपको रासमीमांसा में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे समझ गए, एक डिमार्केशन है, एक क्लियर कट डिमार्केशन है। और जब हम बोलते हैं कि वी और आवर नेशन डिफाइन
आरएसएस के आइडियोलॉजी के कोर में है, तो ये बेसिकली इन बातों पे बेस्ड है जो रासमीमांसा में नहीं है। नहीं। हाँ, क्योंकि आप अगर देखें, हाँ। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। आरएसएस के आज के डेट में 3 आइडियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं। एक जो सावरकर ने लिखा था, वीडी सावरकर ने 1923 में, जिसका नाम है हिंदुत्व। दूसरा जो गोलवलकर ने लिखा 1939 में, वी आर आवर नेशन ऑफ डिफाइन। और तीसरा जो 1966 के शुरू में छपा, और जिसमें गोलवलकर के स्पीचेस का कलेक्शन है, बंच ऑफ थॉट्स। ना पहला और तीसरा जो किताब है, हिंदुत्व सावरकर का और बंच ऑफ थॉट्स, ये बेसिकली एनालिसिस है पास्ट का, प्रेजेंट का। ऑफ कोर्स कम्युनल एनालिसिस है, कम्युनल इमेजिनेशन है हिस्ट्री का। इसमें एनिमीज को भी आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन इंटरनल एनिमीज हैं, लेकिन उनके साथ क्या करना है। ये जो आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट आपको वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइन में ही सिर्फ मिलता है। मतलब एक्सटर्मिनेशन तक जाना है मुस्लिम्स के, माइनॉरिटी के। एक्सटर्मिनेशन की बात वो नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन वो इस बात को करते हैं कि सिटीजनशिप राइट्स के साथ क्या करना है। हाँ। हाँ, तो ये जो सेकंड ग्रेड सिटीजन, हाँ, ये जो आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट या रोड मैप जो आरएसएस का होगा, और जिस पे आरएसएस काम करती रही है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो हो रहा है मुस्लिम्स के खिलाफ इस देश में, बिल्कुल वो वहीं से आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था गोलवलकर का, जिसका डिपिक्शन वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइन में किया गोलवलकर ने, उसका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इसलिए ये जो पोर्शन है वी और आवर नेशन ऑफ डिफाइन का, जहां पे वो नाजी मॉडल की बात कर रहे हैं, ये पोर्शन गोलवलकर का अपना था। ये रासमीमांसा में इसका आपको हल्का सा जिक्र भी नहीं मिलेगा। शायद रासमीमांसा लिखते समय बाबा राव सावरकर को हिटलर के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं रही होगी, या एटलीस्ट उस किताब को पढ़ने से आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि जर्मनी में नाजीज ग्रो कर रहे हैं। तो किताब फिर काफी पहले, क्योंकि बीएस मुंजे 1931 में यात्रा कर चुके हैं वहाँ की, जी, इटली की यात्रा किया था उन्होंने। ये जो जर्मनी वाला जो पोर्शन, उसमें कई देशों का जिक्र है। जर्मनी वाला जो पोर्शन, हाँ, उसमें बाबा राव सावरकर जो जिक्र कर रहे हैं, उसमें नाजीज, हिटलर, इन सब का कुछ जिक्र नहीं है। अब यही एक चीज हम और जो साफ कर लिया जाए, क्योंकि जो लोग देखते हैं उनको लगता है हेडगेवार साहब थे, वही उनके दिमाग में आया, वही स्थापना की और जो आरएसएस खड़ा हो गया। तो मैं देखा जैसे आपने जो लिखा है किताब में कि बाबा राव सावरकर जाते हैं वहाँ जो है नागपुर, और कुछ यूथ को पूरा वो जो है रेगुलर उनसे मिलते हैं, सुबह दोपहर शाम, और एक हफ्तों 10 दिन 1 महीना जो है चलता है उस सिलसिला। और उसके बाद उनके बीच इनकलकेट करते हैं अपनी जो भी सोच है, विचारधारा है, राइट एंगल से, हिंदुत्व के एंगल से। और फिर उसी में पाया जाता है कि भाई हर जहाँ जो है हेडगेवार को साथ लेके वो कर रहे होते हैं, और फिर उसी में हेडगेवार को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, इसको आपको देखना है। और वहाँ से फिर जो है वो पैदा होता है आरएसएस। तो कहने का मतलब पूरा एक जो है, और इसी कड़ी में आप देखिएगा कि जो आपने पूरा डिफाइन तरीके की इसको लेके बड़ा मतभेद रहा है, हिंदू महासभा जैसे अलग हो, आरएसएस अलग हो, जबकि चीज़ें एकदम जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं। और यहाँ तक कि जो है दोनों का अपना जो ट्रेजरार है, खजांची है, वो एक ही होता है, हिंदू महासभा और आरएसएस का, आपने यहाँ तक जिक्र किया है। तो पूरा मिल करके इसको खड़ा किया गया, क्या इस रूप में? मतलब देखिए, आरएसएस का जो फॉर्मेशन है उसको एक खास तरीके से देखिए। आरएसएस के फॉर्मेशन से जस्ट पहले हिंदुत्व किताब लिखा गया था ना। अब आप देखिए, ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, तभी पता चलेगा कि आरएसएस कहाँ से इमर्ज कर रही है, कैसे इमर्ज कर रही है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी 2 डेस्पिरेशन के मिलने से पैदा हुआ। एक डेस्पिरेशन था वीडी सावरकर, जो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में थे, उनके बाहर आने का डेस्पिरेशन। दूसरा था कि जो भारत में उस समय में गांधी के नेतृत्व में एक पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट खड़ा किया गया
खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला के नॉन कॉपरेशन को खड़ा किया गया, जिसके कोर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये डेस्परेशन है कैसे इस यूनिटी को तोड़ा जाए। तो आप देखेंगे कि सावरकर 1911 में जेल जाते हैं, सेलर जेल जाते हैं, और वो तुरंत बाद मर्सी पिटीशन लिखना शुरू करते हैं। लेकिन 1920 मार्च 1920 में जो मर्सी पिटीशन लिखते हैं, उसमें पहले के मर्सी पिटीशन में वो लिख रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम लॉयल रहेंगे वगैरह वगैरह। मार्च 1920 का जो मर्सी पिटीशन है उसमें इन सब बातों का जिक्र किया है उन्होंने। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा और आपका एनिमी एक है। अच्छा, मुस्लिम्स, ये मुस्लिम नाम नहीं यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं टर्को अफगान होर्ड्स जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स की तरफ से आ रहा है। तो ये हमारा कॉमन एनिमी है। तो यहाँ ये अब यूजफुल होने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजों, हम आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसके बाद, उसके एक साल बाद सावरकर को और उनके बड़े भाई बाबा सावरकर दोनों वहां पे थे सेलर जेल में। उनको मेनलैंड जेल में ट्रांसफर किया जाता है। 21 में फिर दोबारा ये चिट्ठी लिखते हैं, बस ये उनका लास्ट मर्सी पिटीशन था इंडिया के अंदर से, इंडियन जेल के अंदर से, जिसमें वो इस बात को और एलैबोरेट करते हैं। हाँ, अब आप देखिए कि उसके बाद बाबा सावरकर का 1922 में उनको रिहा कर दिया गया। 23 में सावरकर का किताब आता जब वो जेल में थे। अच्छा, हिंदुत्व। हाँ। जो बेसिकली उस किताब में इंडिया के पास्ट का इमेजिनेशन कम्युनल तरीके से किया गया है, ताकि मुस्लिम्स को एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। अब ये हिंदुत्व है। उसके बाद 1924 के जनवरी में इनको जेल से छोड़ा जाता है, और जेल से छोड़ने से जस्ट पहले इनसे जेल में मिलने के लिए बॉम्बे का गवर्नर गया हुआ था। अच्छा, हाँ, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। गवर्नर जेल जाता है और उसके कुछ दिन के बाद इनको छोड़ा जाता है ना। अब आप देखिए कि 24 में ही, सितंबर का महीना था शायद, सितंबर या अक्टूबर का, जब ये भाषण दे रहे हैं और ये रिपोर्टिंग हुआ है सावरकर, और बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म को खतरा है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात जो लोग कर रहे हैं उनसे। वही समय है जब बाबा राव सावरकर नागपुर जाते हैं। हाँ, 24 के अंतिम महीनों में। ठीक है, बाबा राव सावरकर नागपुर जाते हैं और यही विश्वनाथ राव केलकर के घर पे रुके हुए हैं, जहां वो मीटिंग लेना शुरू करते हैं यूथ्स की, हिंदू यूथ्स की। और वहां पे फिर वो दो बातों की चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 कि गांधी एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं मुस्लिम्स के हाथ में सत्ता वापस देने का, जिसको रोकने के लिए हमें हिंदू संगठन का जरूरत है। इन दो बातों की चर्चा करते हैं। इस मीटिंग में हेडगेवार भी आया करते थे, तो चुपचाप से बैठते थे, कुछ बोलते नहीं थे, ना ही कुछ पूछते थे। और फिर उसके बाद जब वो बाबा राव वहां से जाने वाले हैं, तो हेडगेवार को उस ग्रुप का इंचार्ज बना दिया गया। यही ग्रुप न्यूक्लियस बना आरएसएस बनने के लिए। तो आप सोचिए कि, तो हमारा जो कहने का मकसद है वो ये कि आरएसएस एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन था, हिंदुत्व मिलिशिया के रूप में बनाया गया था उसको। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बनने के बाद जिसको बनाया गया। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर था, हाँ, कि ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जाने या अनजाने मदद पहुंचाना। अब इसी में दो चीजें मैं और जिक्र करूंगा कि वो 38-39 में इनकी किताब आ जाती है, तो हेडगेवार जो है उस वो ओटीसी वाली प्रक्रिया में एक करीब आना शुरू हो जाते हैं लीडरशिप के। और उसी प्रक्रिया में एक पुणे में भी जो है कोई होता है जिसमें कि जो है गोडसे जो है उसका आयोजन करता है, और गोडसे उसके केंद्र में होता है आयोजन के। दो चीज़ें हम जो है वो करेंगे कि अब इनकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है हेडगेवार साहब की। अब इनको अपना उत्तराधिकारी चुनने का एक अंदर से वो रहा होगा, या जो भी कौन बढ़ाएगा संगठन को, वो सब उनके अंदर चल रहा था। इस नज़रिए से आपने लिखा है कि ये जो गोपाल मुकुंद जो है हद्दर, वो बहुत तेज तर्रार शख्स थे और इनके दोस्त थे, जुड़े भी हुए थे मतलब हेडगेवार से। उनको उस रूप में वो देख रहे थे और वो उसी तरह से खड़े भी हो रहे थे
मोरिस कॉलेज से पढ़े थे शायद। तो वो जो है, लेकिन इसी बीच जो है वो इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने फ्रेंड्स की मदद से जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ उनका कम्युनिस्टों से संपर्क हो जाता है। पूरा वहाँ जो है रजनी पामदत्त और पूरा वो था, वो जो सोसाइटी थी उससे जुड़ते हैं, अपने तरह का विचार परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूरा वो अभी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे होते हैं और एक यहाँ गैप क्रिएट हो रहा होता है। उसी में जो है गोलवलकर साहब इनके करीब आते हैं और इस प्रक्रिया में खड़े होते दिखते हैं। तो ये मैं इस पर निष्कर्षता पहुंचूं, इसी में एक और देवलाली वाला प्रकरण आता है नासिक के पास, जहां की इनकी तबीयत खराब होती है और घटाटे के अपने मित्र के पास से जाते हैं सेहत अपना ठीक करने के लिए, और वहां एक संदेश आता है हुदर साहब के जरिए ही सुभाष चंद्र बोस का, जो मुंबई आए हुए हैं और उस समय बहुत दुखी थे कांग्रेस से, अपना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे, वो इनसे मिलना चाहते हैं। और हुदर साहब को ये जो है पूरा हेडगेवार साहब कहते हैं कि मिलने से इनकार कर देते हैं, और उसमें ये परिघटना इसको आरएसएस बहुत दूसरे रूप में पेश करता है। मैं आपसे और क्लैरिटी चाहूँगा कि वो कहता है कि उनकी मुलाकात तो जो है होनी थी और नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से, और उसके पॉजिटिव मतलब आज़ादी की लड़ाई के हिस्से के तौर पर पेश किया जाता है। ये क्या, इसके पीछे क्या सच है? देखिए, ये एक पहला हम थोड़ा सा एक करेक्शन कर दें कि वो पुणे का जो कैंप था आरएसएस का, उसके ऑर्गेनाइजर गोडसे नहीं था। हाँ, गोडसे उसमें एक इम्पॉर्टेंट आदमी के रूप में थे, क्योंकि जो इनके अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर्स जिन पेपर्स को सीज किया गया गांधी असैसिनेशन उसमें के बाद, तीसरे नंबर पे नाम उनका दिखा। देखिए, बालाजी हुद्दार उस शुरू के ग्रुप के एक इम्पॉर्टेंट सदस्य थे जो हेडगेवार के बहुत क्लोज थे। इसीलिए जब हेडगेवार सरसंघ चालक बनते हैं तो बालाजी हुद्दार सरकारवाह बनते हैं। महासचिव उनको बनते हैं। पहला सरकारवाह बालाजी हुद्दार है आरएसएस के। उसके बाद में बालाजी हुद्दार एक रॉबरी केस में फंसते हैं, जेल जाते हैं, और फिर जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो जर्नलिज्म करने लगते हैं और दोस्तों की मदद से इंग्लैंड जाते हैं। और आप इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे कि जो चिट्ठियां आदान प्रदान हो रही हैं बालाजी और हेडगेवार के बीच में, वो बहुत ही आत्मीय है, और ऐसा लग रहा है कि हेडगेवार इंतजार कर रहे हैं इनके लौटने का। और वहाँ पे वो कम्युनिस्टों के संपर्क में आते हैं। फिर वो स्पेनिश सिविल वॉर भी चले जाते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रिगेड था उसको ज्वाइन करते हैं, और फिर वहाँ के से जब निकल के आते हैं जेल से, स्पेनिश सिविल वॉर में अरेस्ट भी होते हैं, जब जेल से निकल के आते हैं तो अब इनका विचार और इनका जो वर्ल्ड व्यू था बिल्कुल बदल चुका था बालाजी हुद्दार का। अब तो इनको लगता है ये बिल्कुल एंटी कॉलोनियल हो चुके थे इनका हुद्दार साहब। हेडगेवार वही थे जी। लेकिन क्योंकि ये स्पेनिश सिविल वॉर में चले गए थे, जेल हो गया था, तो उस पूरे प्रोसेस में लंबे समय तक इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। इसलिए हुद्दार को भी नहीं पता चल पाया था कि किस लाइन पे बालाजी जा चुके हैं, और बालाजी को भी नहीं पता चला था कि हुद्दार हेडगेवार कहां तक हमारे साथ आएंगे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। लेकिन उनको आशा थी। तो जब वो आते हैं इंडिया वापस 1938 के अंत में, तो वो हेडगेवार से मिलते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना। ये बातें बालाजी हुद्दार ने खुद लिखा है, जो कि इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा था, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में शामिल होने के लिए, जो वो जनरली इग्नोर करते हैं। और तो बालाजी हुद्दार का थोड़ा मोहभंग होता है। अगले साल 1939 में, वो समय था जब सुभाष चंद्र बोस का गांधी के साथ डिफरेंसेस काफी बढ़ चुके थे। उनको अपने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा था। वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे और वो बहुत सारे फोर्सेस को इकट्ठा करके एक अपना पैरेलल मूवमेंट खड़ा करना चाहते थे, जिसमें वो चाहते थे कि आरएसएस को भी इन्वॉल्व करें। उनको ये पता था कि हुद्दार हेडगेवार के बहुत क्लोज हैं, तो हुद्दार को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि आप जाइए और हेडगेवार से बात कीजिए, और अपना एमिसरी भी साथ भेज देते हैं। हेडगेवार की मुलाकात होती है। उस समय हेडगेवार
और उनके साथ गोलवलकर भी देवलाली में थे। हेडगेवार का तबीयत खराब था और वहां पे वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हुए थे। तो हुद्दार पहुंचते हैं उनके पास और एक शाह के साथ जो कि सुभाष चंद्र बोस के आदमी के एमिसरी जी, वो एमिसरी जो बाहर ही रुकते हैं कमरे के बाहर। हुद्दार अंदर आते हैं, हेडगेवार से बातें होती हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हेडगेवार ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि हेडगेवार का जो पोजीशन है वो पोजीशन एंटी ब्रिटिश होने का नहीं है डे वन से। हेडगेवार ने 1935 में जब आरएसएस का 10वां सालगिरह मनाया जा रहा था, उसमें हेडगेवार ने यहां तक कहा था कि जो ब्रिटिश राज है वो एक सौभाग्य है, हाँ, एक्ट ऑफ प्रोविडेंस है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट बिल्कुल। तो ये तो इनका पॉलिटिकल पोजीशन था। अब यहां से इनको स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करना ये बहुत ही मुश्किल बात थी ना। ये एक टर्निंग पॉइंट है हुद्दार के लिए भी, हेडगेवार के लिए भी और गोलवलकर के लिए भी, क्योंकि यहां ये जो मोहभंग होता है हुद्दार का और हेडगेवार का हुद्दार से, तो हुद्दार तो यहां से निकल जाते हैं। हाँ, हेडगेवार का अब फोकस बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है गोलवलकर की तरफ। तो हम पाते हैं कि वहां से जब वो लौटते हैं देवलाली से नागपुर, तो उसके महज एक हफ्ते के बाद हेडगेवार गोलवलकर को सरकार्यवाह बना देते हैं। हाँ। और हम देखते हैं कि जब 1 साल के बाद जब उनका डेथ होता है, तो एक बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति। हाँ, उस पर आएंगे, वो तो अभी बात करेंगे। हाँ, इस बीच एक और चीज़ का, हालांकि हम लोग अभी पहले जिक्र किए हैं, लेकिन और स्पष्ट तरीके से अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हिंदू महासभा मतलब ओवरऑल पूरी जो हायरार्की देखिएगा तो वीर सावरकर पूरा इस हिंदुत्व फोर्सेस के फाउंटेन हेड हैं, आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड। वो एकदम सरबराह जिसको बोलते हैं, सब उनको मानते हैं और वहीं से चीज़ें निकलती हैं। और हिंदू महासभा चूंकि वो उसके अध्यक्ष ही थे, 37 में तो अध्यक्ष ही बने, वो पूरा जुड़ा हुआ था सब कुछ। हाँ, लेकिन आरएसएस के भी जो पदाधिकारी थे, हेडगेवार भी हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं। गोलवलकर साहब एक चुनाव लड़ते हैं 38 में, वो जो होता है, या 39 में, कब है, 39 में, वो हिंदू महासभा का इलेक्शन लड़ते हैं सचिव या किस पद का, और उसमें वो हार जाते हैं। तो ये पूरा हिंदू महासभा और आरएसएस सब कुछ एक जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को लोग जो है सब मदद कर रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आमतौर पे ऐसा नहीं दिखाया लगता, दोनों अलग अलग संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। आप देखिए हिंदू महासभा तो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एडजंक्ट के रूप में बना था। और मालवी के दौर में बताते हैं कि जहां सेशन खत्म होता था कांग्रेस का, उसी बगल में बाद में फिर हिंदू महासभा का सेशन लग जाता था। तो लेकिन उसके जो कुछ इंडिविजुअल्स थे, जब 1925 में आरएसएस बनता है, या हम ये कहें कि 1923 में जब हिंदुत्व किताब लिखा जाता है वीडी सावरकर के द्वारा, तो हम देखते हैं कि एक शिफ्ट आता है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट। हिंदुत्व किताब लिखने से पहले के जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, और वो हिंदूज को मोबिलाइज कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। हिंदुत्व के पहले हाँ। हिंदुत्व के सावरकर भी उसी रोल में थे, और उस रोल में ये सारे लोग थे। हाँ। हेडगेवार भी थे, हाँ। सावरकर भी थे, हाँ। बाबा राव सावरकर थे, हाँ। मुंजे थे, हाँ। ये सभी लोग जुड़े हुए थे, हाँ। तिलक के बहुत क्लोज थे, और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ही जनरली ऑपरेट कर रहे थे, और कांग्रेस का प्लेटफॉर्म था एंटी ब्रिटिश। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिंदुत्व किताब आने के बाद ये लोग अब हिंदूज को मोबिलाइज करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि भारतीयों के एक सेक्शन के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ। ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शिफ्ट के कारण जहां एक तरफ जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे या ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो हिंदू मुस्लिम को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लीडर्स थे या लोग थे, वो उसमें दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वो हिंदूज को बोल रहे थे कि तुम अपना टारगेट मुस्लिम्स को बनाओ। यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, यही चाहती थी ब्रिटिश। हाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट धीरे धीरे
और इसीलिए ये सारे लोग हिंदू महासभा के लोग थे, बाय द वे, हेडगेवार इंक्लूडेड। तो ये सभी लोग धीरे धीरे हिंदू महासभा के उस, और हिंदू महासभा का भी कांग्रेस से दुराव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो एक पॉइंट आता है जहां पे हिंदू महासभा अपने आप को अलग कर लेता है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस भी सर्कुलर जारी करती है कि हमारा मेंबर हिंदू महासभा का मेंबर नहीं होगा। हाँ, ये 1934 के आसपास हुआ है, 33-34 के आसपास। और उसके बाद हिंदू महासभा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ग्रो करने लगता है। लेकिन हम देखेंगे कि फिर भी आरएसएस, जिसे हिंदू महासभा लीडर्स ने बनाया था, ये हिंदू महासभा के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसके एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा था। हाँ, बेशक उसके साथ वो स्ट्रक्चरली ऑन पेपर जुड़ा हुआ नहीं था, एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह था, जिसका कुछ भी उद्देश्य या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पब्लिक नहीं किया गया था। हाँ, इनके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। तो ये इनका पोजीशन था। लेकिन फिर भी ये उसके हिंदू महासभा का जो अब अलग हो गया था, उसके एक एडजंक्ट के रूप में काम कर रहा था। यहां तक कि गोलवलकर जब उनको सरकारवा बना दिया जाता है, उसके बाद 1939 की बात है, ये 1939 के अंत में कैलकाटा में हिंदू महासभा का सेशन हो रहा है, जिसमें ये बाबा राव सावरकर द्वारा बैक किया गया कैंडिडेट के रूप में सचिव के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जिसमें ये हार जाते हैं इलेक्शन। हाँ, और जुगल किशोर बिरला का भी इनको साथ मिला। हाँ बिल्कुल, हाँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट। जी जी जी। तो बेसिकली भाई परमानंद के जो कैंडिडेट थे उनसे हार जाते हैं, इंद्र प्रकाश क्या नाम? इंद्र प्रकाश, उनसे हार जाते हैं। और तो ये लगा हुआ था। 1940 में सरसंघ चालक बनने के बाद, उसके कई महीने बाद, ये बोल रहे हैं एक मीटिंग में कि हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू महासभा की लीडरशिप में बने। अच्छा, ये गोलवलकर बोल रहे हैं। हाँ। तो दुराव नहीं था, ये जो रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करता रहा। और 1947 में बॉम्बे पुलिस ने एक लिस्ट बनाया था हिंदू महासभा के लोगों का, आरएसएस के लोगों का, और इस सर्वे में उन्होंने पाया, बॉम्बे पुलिस ने पाया कि इसमें ज्यादातर नाम जो है वो ओवरलैप कर रहा है। हाँ, समझ। तो आप देखिएगा गांधी मर्डर के बाद भी जे कुर्रान जूनियर, जो 1951 में जिसका किताब आता है आरएसएस में, पहला वेल रिसर्च किताब है, जो कि मर्डर के बाद उसका रिसर्च हुआ और किताब लिखा गया, वो अमेरिकन था। और तो वो भी इस बात को मेंशन कर रहा है अपने किताब में कि गुरुजी बोल रहे हैं कि लोगों को कि हिंदू महासभा से अपने आप को अलग करो। हाँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि लंबा समय से साथ रहे हैं दोनों। हाँ, तो इसलिए ये जो पूरा मिथक है कि हिंदू महासभा और आरएसएस अलग थे, ये गांधी असैसिनेशन के बाद तैयार किया। और बहुत फैब्रिकेटेड ढंग से वो किया जाता है। देखिए, एक बात यहाँ पे बतलाना जरूरी है कि अगर आप गांधी असैसिनेशन का पहले का जो इतिहास है संघ का, उसको अगर आप गांधी असैसिनेशन के बाद जो प्रो आरएसएस राइटर्स ने जो किताबें लिखी उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक तरह का पिक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस इतिहास को, मर्डर से पहले के इतिहास को, मर्डर के पहले के डॉक्यूमेंट्स या पब्लिश मटेरियल के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल अलग पिक्चर मिलेगा। वो तथ्य वही, असली सच्चाई वही है। हाँ, बाकी फैब्रिकेशन है बाद में। तो इसी में बल्कि वो कहते हैं कि भाई हमको जो लड़ने की बात है ब्रिटिशर्स के साथ साथ देने का, कहते हैं हम अपने कैडर्स को, हमको अपने इंटरनल इनेमी से लड़ना है, हमारा काम इंटरनल इनेमी से लड़ना है, अभी बाहरी वाले की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी इसी रूप में चिन्हित करते हैं। और इसी क्रम में आप देखिएगा कि ये जो जावड़ेकर हैं साहब, वो जो आइडियोलॉजिकल इनकी जो बौद्धिक कक्षाएं लेते हैं, बौद्धिक जो है वो, उसमें वो कहते हैं कि जो है हम जब इतिहास बताते हैं तो उसमें जो है सावरकर ने जो लिखा है वो जो है उसको पढ़िए आप, हिंदुत्व और ये सब। इसके अलावा नाजी जर्मनी और मुसोलिनी का इतिहास या जितना है सब कुछ फासिज्म का, उसको पढ़िए। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि जो है ये जो हेडगेवार जो है
ये इसके जरिए मतलब एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाने का पूरा पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी माना जाए 1931 में, क्योंकि मुंजे साहब यात्रा करते हैं इटली की, और वो वहाँ जा करके किस तरह से संगठन काम करता है और उसका क्या जो है ड्रेस है, उसकी क्या अनुशासन है, सब कुछ ले आते हैं। हूबहू उसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ लागू किया जाता है। ड्रेस कोड है, उसमें खाकी पैंट, खाकी शर्ट है और टोपी है और लाठी और डंडे के तौर पे उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा क्या एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पूरा एक जो है पृष्ठभूमि, मॉडल, आइडियोलॉजी सब कुछ था, तय कर लिया था सबने मिल करके। ये समय है 1920s, 1930s, 1940s में भी सिग्निफिकेंट पार्ट, जब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में फासिज्म के प्रति, बल्कि यूरोपियन डिक्टेटर्स के प्रति एक फैसिनेशन है, एक खास तबके के अंदर। जनरली उन अखबारों को आप जिनके मालिक ब्राह्मण थे, उसमें ज्यादातर अखबार में आपको ये दिखेगा। इस बात का जिक्र मार्जिया कासोलारी ने, जो उनका जो काम था उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है इस मुद्दे पे। ये फैसिनेशन था। मुसोलिनी से मिलते हैं मुंजे, ये भी सही है, और वहां से लौट के आते हैं तो ये भी सही है कि 1932 में मुंजे काफी फैसिलिटेट कर रहे हैं हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट की हैसियत से आरएसएस के विस्तार में। उनका जो स्ट्रक्चर है, आरएसएस का स्ट्रक्चर, उसका भी हमको इम्पैक्ट दिखता है काफी ज्यादा। लेकिन जो एक आइडियोलॉजिकल लाइन है, एक जो आइडियोलॉजिकल मॉडल है, वो मॉडल हिटलर के जर्मनी से आता है, जहां पे अदर का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को गोलवलकर लाते हैं अपने वी और आवर नेशनहुड के डिफाइन के जरिए। मुंजे के उसमें एक मतलब वो भी है, कह सकते हैं डेवलपमेंट भी है। मतलब मुंजे 1931 में गए थे मुसोलिनी से मिलने, मुसोलिनी से बहुत सारे लोग जाके मिल रहे थे। हाँ, और उसमें लोग जान भी नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है यूरोप में, ठीक से नया चीज हो रहा है इतना समझ रहे थे। और तो लेकिन 1939 में जो ये किताब आता है गोलवलकर का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरएसएस का जो डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए। क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको एक लाइन दिया हुआ करना क्या है। हाँ, करना क्या है, ये बात मुंजे की मीटिंग से इमर्ज नहीं कर रहा है ठीक से। हाँ, मिले थे बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें वो आइडियोलॉजी किस तरह से यहां पे इंप्लीमेंट होगा ये आपको नहीं दिखेगा तरीके से। ये दिखेगा आपको वी में, वी आर नेशन डिफाइंड। तो इसलिए आइडियोलॉजिकल जो पृष्ठभूमि है फासिस्ट पार्टी के रूप में, उसमें हमको दिखता है कि जर्मन नाजीज जो है वो ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं, जो कि थ्रू गोलवलकर आता है। और फिर वो तो जो क्लासेस की बात है, वो तो जावड़ेकर के पिताजी ने तो जो लिखा है वो तो अलग बात है कि कैसे हिंदू महासभा, आरएसएस सब जुड़े हुए थे और कैसे सावरकर सबके सुप्रीम लीडर थे और जो वो पढ़ाया करते थे हिंदुत्व, जो बुक है सावरकर का। लेकिन जो होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, नेशनल आर्काइव्स, उसमें भी आपको मिलेगा कि ये जो क्लासेस हो रहे थे उसमें क्या बातें की जा रही थी, कैसे उसमें यूरोपियन डिक्टेटरशिप को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, कैसे उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा था। हाँ, तो ये नाजिज्म का जो पूरा इस्तेमाल हो रहा था एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रूप देने में, इंडिया में आरएसएस के को एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप करने में, वो आपको होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड से भी मिलेगा। हाँ, तो ये अब हम आते हैं सक्सेशन पे। जो पूरा प्रकरण है कि हुदर साहब तो चले ही गए थे, लेकिन जो कहीं कोई एक तथ्य ऐसा नहीं आता है कि जिसमें हेडगेवार साहब अपने जो है वारिस के तौर पे वो जो है गोलवलकर को घोषित किए हों। जब उनकी डेथ होती है तो पता ही चलता है कि जो है गोलवलकर कहते हैं कि भाई उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप ही जो है संगठन देखिए और आप ही इसको सब संभालना है। लेकिन आपकी किताब के साथ उसमें कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था, और इस तरह से इनकी तरफ से क्लेम किया जाता है। और फिर उनकी 13वीं के दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें गोलवलकर साहब
पूरा जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे जो हमने जो प्रस्ताव दिया है वहाँ एंडोर्स हो जाए, सब लोग उसका समर्थन हो जाए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, उसकी इस तरह तैयारी करते हैं, उसी तरह सबको लेटर लिखते हैं। तो ये जो प्रकरण है इसको जरा हमको और एलेबोरेट करिए, समझाइए, और उसमें कितना जो है इनका अपना जो है पक्ष था जो मैन्युफैक्चर था और कितना तथ्य है उसमें, या उन्होंने कोई ऐसी बात सही में कही थी जो कहीं दर्ज है हेडगेवार साहब? नहीं, देखिए अगेन यहाँ भी वही बात हम बोलेंगे कि आरएसएस की हिस्ट्री में हमेशा ये जरूरी है कि कॉन्टेम्परेरी रिकॉर्ड्स देखना। बाद के लिटरेचर में बहुत तरह के मिथक बनाए गए, इसलिए मिथकों से अलग हटके जब हम देखेंगे कॉन्टेम्परेरी रिकॉर्ड में तो हमको दिखेगा कि इनका हेडगेवार का डेथ सडनली हुआ था। ऑफ कोर्स उनकी तबीयत खराब, बिल्कुल, रीढ़ में पानी घुस गया था, उसका ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन के साथ साथ उनका डेथ हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया। हालांकि बाद के जो लिटरेचर है उसमें ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्टेम्परेरी एविडेंसेस बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं था। और वो एक पिक्चर ऐसा दे रहे हैं कॉन्टेम्परेरी एविडेंसेस कि उस समय में एक छोटा सा ग्रुप था संघ का जो कि हेडगेवार के क्लोज था और जिसका हिस्सा गोलवलकर भी थे। हाँ, तो जब 13वीं होता है उस समय में गोलवलकर का नाम इन लोगों ने तय कर लिया। और फिर एक महीने के बाद डेथ के एक जो पहला जो मासिक जो एनिवर्सरी होता है, मासिक जो बरखी व्हाटएवर जो भी होता है एक महीने के बाद जो, हाँ, तो उसमें जमावड़ा होता है और हम देख रहे हैं कि गोलवलकर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग आए उसमें, हाँ, ताकि उनके नाम का विरोध बहुत ज्यादा नहीं हो पाए। हालांकि मैनेज हो गया था और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से वो निकल गए उसमें से, लेकिन जो डिफरेंसेस थे वो बने रहे, कुछ दिख रहे थे उसमें था, और डिफरेंसेस दिख रहे थे और बहुत सारे लोग निकल गए संघ से। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो खास करके जो पूना वाला ग्रुप था, हाँ, उसमें काफी ज्यादा रिजेंटमेंट था इस बात को लेकर। तो ये सब चीजें थी, इसलिए इनका जो सक्सेशन है वो बहुत ही नॉर्मल नहीं है, हाँ, बहुत ही नेचुरल सक्सेशन नहीं है। हाँ, इसे बहुत सारे सच्चाइयों को दबाने का कोशिश किया गया है बात के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हेडगेवार सावरकर को भी जब लेटर लिखते हैं तो उसी दिन वो बोलते हैं मेरी मीटिंग है वायसराय के साथ, निम्नलिखितों के साथ जो है, तो मेरा तो आना मुश्किल है। बाकी वो जो है कहते हैं कि नहीं, हम आपको जो स्वीकार करते हैं। बीएस मुंजे साहब भी उस दिन जब भाषण करते हैं तो वो जो है सिर्फ हेडगेवार से अपने रिश्तों के बारे में जो है बोलते हैं, कितना अच्छा रिश्ता था, कितने करीबी थे, लेकिन सक्सेशन के बारे में या इनके उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं उस दिन। तो इससे एक जो है वो रह जाता है वहाँ। जी बिल्कुल। तो अब अगर आगे बढ़ें, ये जो उसी दौर में फिर देखिए आज़ादी की लड़ाई चल रही है, हैं, और कमोबेश बंटवारा और हिंदू मुस्लिम लीग का जो है लाइमलाइट में 40 में पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है। खुद जो है बहुत खुश होते हैं, क्या नाम है आपके, सावरकर साहब, कि हमने जो कहा था टू नेशन थियरी, भाई एक देश के अंदर दो राष्ट्र हैं, एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, और यही प्रूव करने जा रहे हैं, हमारी थियरी को प्रूव कर रहे हैं अपने तरीके से। तो ये जो है, अब हम सीधे अगर जाएं तो देखिए, एक तो लग गया कि डायरेक्ट इनेमी जिसकी ये तलाश कर रहे थे अब खुल करके सामने आ गया है। अब लड़ाई हम खुल करके पेश कर सकते हैं, अभी तक हम जो कह रहे थे लोग समझ नहीं रहे थे, अब सब कुछ सामने हाजिर है। और 46 में जब मुस्लिम लीग वो जो है डायरेक्ट एक्शन का कॉल देती है 16 अगस्त को, और उसमें हत्याएं शुरू होती हैं, पूरे होलोकॉस्ट जैसी एक स्थिति बनती है। उस समय जो है ये आरएसएस भी उतरता है और इस तरह की हिंसा में शामिल होता है, और बताते हैं कि उसी दौर में इस पूरी प्रक्रिया में 40 से लेके 46 तक 47 तक जो पूरा कम्युनल फ्रेंजी देश में बनती है, सबसे ज्यादा जो है विकास होता है आरएसएस का, सब मेंबरशिप से लेकर के पूरे इनके भागीदारी के स्तर पे जो है पूरी जो है संख्या बढ़ती है। ये किस रूप में इसको चिन्हित किया जाए? देखिए ये बिल्कुल इनका आरएसएस, ये सावरकर पहले व्यक्ति हैं जो कि ये बतलाते हैं कि हिंदू एक नेशन है ना। ये जो पोजीशन है ये ब्रिटिश पोजीशन था, जिसको ये लेते हैं, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हैं, हाँ, अब इस समय कम होने के कारण। तो अब
जब ये अहमदाबाद में हिंदू महासभा का सेशन हो रहा है 37 के अंत में, दिसंबर में, तो उस समय में ये इस बात को बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो नेशन है। अब बाद में 1940 में जिन्ना टू नेशन थ्योरी लाते हैं, पाकिस्तान का डिमांड करते हैं, और लेकिन फिर भी ना तो जिन्ना को ट्रैक्शन मिल रहा था, ना ही इनको हिंदू महासभा को। हम देखते हैं कि 1942 में ये जो दोनों हिंदुत्व से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स और मुस्लिम लीग से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस, जो मुस्लिम लीग और उसके लीडर्स, इन दोनों का पोजीशन एक होता है। हाँ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग जिन्ना भी बोलता है कि अपने फॉलोअर्स को, मुस्लिम्स को एड्रेस कर रहा है कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट मत कीजिए, और सावरकर भी बोलते हैं हिंदूज को कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट मत कीजिए। तो अब दोनों ही इस समय तक दोनों फ्रेंड्स पे थे। लेकिन बाद के समय में हम देखते हैं कि जैसे पार्टीशन और का बात ज्यादा तेज होने लगता है। 42 में सरकार तक बनाए हुए हैं, वही जो पश्चिम बंगाल वाली हिंदू महासभा, और हाँ बिल्कुल। और तो बाद में हम देखते हैं कि जब खास करके जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल कर गया और कलकत्ता में बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो उसके बाद दंगा का सिलसिला शुरू हो जाता है चारों तरफ, और पार्टीशन का आवाज भी बहुत जोर शोर से होने लगा था। ये भी साफ हो गया था कि देश से अंग्रेज जाएंगे जल्दी। तो एक इनसिक्योरिटी का माहौल बन गया चारों तरफ, जिसमें एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिन्ना ग्रो कर रहा बहुत तेजी से, हाँ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आरएसएस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हाँ ना, ये जो मसला था, इसमें आरएसएस को एक और मदद मिलता है ग्राउंड पे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे, हाँ, जो खास करके जो हिंदू, मैं उसी पर आने वाला था। हाँ, ठीक। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ नेचुरली एक खास डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है देश को, और वो डायरेक्शन जो है उसका एक झलक मिलता है 1945 में का एक डायरी जो गांधी मर्डर के बाद आरएसएस हेडक्वार्टर से सीज किया गया, जिसमें देवरस अपने प्लान इंपॉर्टेंट लोगों से, संघ के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब गुरुजी बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े, इसका मतलब क्या है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि उसका मतलब ये है कि हम कैंपेन बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि इस समय में संघ के लोगों को चाहिए कि वो संघ को जितना से ज्यादा बड़ा बना सकें करें, ताकि एक पॉइंट पे जब गुरुजी कॉल दें तो हम पावर सीज कर लें ना। ये इनके पॉलिटिक्स का डेफिनेशन। हाँ ना, इस मोटिव से ये गाइडिंग फोर्स के रूप में ये चीजें बढ़ रही हैं, वो दिल्ली केंद्रित होते चली जाती हैं। अब मैं दिल्ली पर आऊंगा। इसी में इसके पहले वाला जो एक सीन है, 40 में अंग्रेजों द्वारा एक वो आता है, किस तरह कोई भी जो है सेमी मिलिट्री तरह कोई जो भी गतिविधियां हैं उस पर बैन करने का वो आता है। और उसी दौर में जो है इनका, चूंकि ये तो खाकी पैंट, खाकी जो और पूरा मिलिट्राइज पूरा ड्रेस होता है, तो अब गोलवलकर को लगता है अब क्या किया जाए, यहाँ से जो हमको बदलना पड़े, क्योंकि हम उस तरह से हमारा चल नहीं सकता, शाखा लग सकती नहीं, और सारी चीज़ें बैन हो गई हैं। तब उसमें अपना ड्रेस भी बदलते हैं, उसी समय सफ़ेद शर्ट कर देते हैं और पैंट तो वही रहता है, कुछ और भी चेंज करते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अब शाखाओं नहीं, कुछ बौद्धिक गतिविधियाँ चलाई जाए, और इसी साथ 2-3 और चेंजेस करते हैं कि एक तो जो ब्रिटिश प्रभाव वाले, ब्रिटिश रूल वाले जो इलाके थे, उनको छोड़कर जो रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े, उनका जो सत्ता थी, वहाँ अपनी गतिविधियों केंद्रित करते हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अलवर और भरतपुर में हो, और इस तरह जगह जगह उनको पूरा सपोर्ट मिलता है उन जो है रजवाड़ों का, वहाँ के शासकों का। तो ये जो है इसमें एक एक्सपेंशन भी है और एक ज़रूरत भी इनकी है। और इसके साथ अभी हम आगे आपसे पूछेंगे कि बाद में जो गतिविधियाँ इनकी दिल्ली के इर्द गिर्द केंद्रित होनी शुरू हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, भरतपुर, अलवर हम बताए ही, दिल्ली है,
क्या माना जाए उस समय एक इस तरह की भी एक कोशिश है, संभावना के तौर पे देख रहे थे कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें हम जो है केंद्र की सत्ता पे कब्जा भी कर लें, इस नजरिए से भी ये था। जी देखिए, ये एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट इशू है। जहाँ तक रजवाड़ों के साथ इनके एसोसिएशन का सवाल है, ये फैक्ट है, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है बिल्कुल, और जब जो कि ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस के ऊपर लागू होता है, हाँ, तो काशीनाथ भास्कर लिमये जो गोडसे को संघ में लाने वाले व्यक्ति थे, हम्म, पुणे के संघ चालक, मतलब महाराष्ट्र के संघ चालक थे, हम्म, और वो पहले डेक्कन स्टेट्स में, डेक्कन में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हिंदू प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पे, और बाद के समय में हम देखते हैं कि अलवर, भरतपुर, राजपुताना, हाँ, इन सब इलाकों में इनको हिंदू महासभा काफ़ी फैसिलिटेट कर रहा है, और इन सब जगहों पे इनका ट्रेनिंग वगैरह, आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह का भी एविडेंस मिलता है। और बाद में हम देखते हैं पार्टीशन के तक आते आते सब कुछ दिल्ली सेंट्रिक हो गया था आरएसएस का। गुरुजी भी दिल्ली, एक तरह से दिल्ली से ही ऑपरेट करने लगे थे, एक तरह से देखा जाए तो अच्छा खासा समय उनका दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में जाता था। और जी हाँ, एक बात तो साफ है कि जो पुलिस रिकॉर्ड्स में से जो मिलता है एविडेंस, या होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से जो मिलता है एविडेंस, या फिर उस समय के अखबारों में जो मिलता है एविडेंस, हम ये बोल रहे हैं कि आप देखिए होता क्या है ना कि जब भी, और ये अजीब सा परिस्थिति पैदा करता है हिस्ट्री राइटिंग के प्रोसेस में, जब भी दो बड़ा इवेंट बिल्कुल आसपास होता है, कम अंतराल में होता है, तो रिसर्चर्स में एक टेंडेंसी हो जाता है एक बड़े इवेंट से जंप करके दूसरे इवेंट पे जाने का, और एक शैडो जोन बन जाता है। तो पार्टीशन और इंडिपेंडेंस, अगस्त 1947, गांधी की हत्या जनवरी 1948, ये जो 5.5 महीने का जो अंतराल है, उस अंतराल में बहुत कुछ छिपा है, लेकिन इसका प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। तो जब आप इसको आर्काइवल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको दिखता है कि संघ बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहा था दिल्ली में एंटी मुस्लिम एक्सटर्मिनेशन का, हिंदू राष्ट्र बनाने का। दिल्ली नर्व सेंटर था, तो दिल्ली और उसके आसपास, और इसका जो लड़ाई हो रहा है, जो इस बात के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो शुरू में नेहरू दिल्ली में, बाद में गांधी जब आ जाते हैं 9 सितंबर 1947 में, तो गांधी फिर इसको लीड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनके पूरे मंशा को, पूरे कोशिश को ये लोग मिलके नाकाम कर देते हैं। ये जो पूरा जो है कहिए तो अब उसमें स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं, और ये लगता है कि ब्रिटिशर्स अब यहाँ चले ही जाएंगे, आज़ादी मिल जाएगी। उसी समय राजे रजवाड़ों से नज़दीकी भी हो जाती है, अपने सिलसिले में ही हो जाते हैं, और वहाँ से सपोर्ट का बेसिस से मिलता है। जब एक कहते भाई कि हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा जिसमें किस तरह के जो राजे रजवाड़े हैं वो भी उसके जो है एक उसके छत्रप के तौर पे काम करते रहेंगे, और इस तरह से वहाँ व्यवस्था भी चलेगी, और व्यवस्था चलेगी। कोई लोकतंत्र की कोई बात थी ही नहीं इसमें, डेमोक्रेसी की और इस तरह के संविधान की। तो ये पूरा उनको, रजवाड़ों को भी लगता है कि हाँ भाई इनके साथ जा करके ही हमको जो एक भविष्य का वो भी मिल सकता है, जिसमें इनके साथ खड़ा होना इसमें कितना जरूरी है। तो इस तरह से अपना एक मॉडल भी खड़ा करते हैं। इसी बीच जो है पूरा जो सपोर्ट मिलता है, आप देखिएगा कि जब गांधी वहाँ से आते हैं कोलकाता से, और बिरला हाउस में इनकी एक मीटिंग होती है, जिसको ये सब प्रचारित भी करते हैं कि गांधी की मीटिंग हुई थी गोलवलकर के साथ। तो गोलवलकर से गांधी कहते हैं कि आप जो है, जो हिंसा हुई है दिल्ली के अंदर, जिस तरह से यहाँ तांडव चला है, और लोग मस्जिदों पे हमले, लाशें ढाई गई, गलियों में लाशें मिल रही थी, सब पूरा भर गई थी, आप इसको कंडेम करिए, इसकी आलोचना करिए, इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट जारी करिए, और ये चीज़ें रुके नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बयान जारी करिए। लेकिन वहाँ गोलवलकर मना कर देते हैं ऐसा कोई बयान जारी करने से, कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हमारी तरफ से आप कर दीजिए। तो वहाँ एक चीज़ दिखाती है कि ये खुद जो है किस तरह से उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, या नहीं थे सीधे, तो इनका जो है अपना जो है मंशा या इनका विचार, इनकी भावना उसके साथ थी, और उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे। और अगले दिन जब वहाँ जो है एक मीटिंग रखी जाती है वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि
इलाके में, मंदिर में, तो वहाँ जो है गोलवलकर साहब नहीं पहुँचते हैं, गांधी वहाँ पहुँचते हैं और लोगों के बीच बोलते हैं। तो ये क्या बताता है कि या खुले तौर पर दंगाइयों के साथ थे या उनका सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, गांधी जब दिल्ली आते हैं 9 सितंबर 1947, तो आते ही वो सबसे मिलना भी शुरू करते हैं। हाँ। और गोलवलकर से उनकी मीटिंग, अब वो वही एकमात्र मीटिंग है गोलवलकर के साथ गांधी का, शायद 12 सितंबर को हुआ है, 12 सितंबर 1947, और जिसमें गांधी उनको बोलते हैं कि आपके हाथ पे भी खून के धब्बे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोल। हाँ, तो गोलवलकर बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है। तो गांधी उनको बोलते हैं कि फिर आप स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है। तो स्टेटमेंट जारी करने से उन्होंने मना कर दिया। तो गोलवलकर का जो पूरा रवैया था, उसने गांधी, साफ दिख रहा है कि गांधी को जो जवाब दिया गोलवलकर ने, उससे गांधी सेटिस्फाइड नहीं थे। हाँ, गांधी को दिख रहा था कि ये गड़बड़ियां कर रहे हैं। जिसका जिक्र वो शाम में जो प्रेयर मीटिंग गांधी ने लिया, उसमें भी किया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हुआ है आज। खैर, तो उसी मीटिंग में ये तय हुआ था, गोलवलकर ने गांधी को इनवाइट किया कि आप आइए, हमारे वर्कर्स को आप एड्रेस कीजिए। और जब शायद 16 या 15 सितंबर को ये मीटिंग होता है वाल्मीकि मंदिर में, जहाँ पे आरएसएस को एड्रेस करने के लिए गांधी गए हुए, इसके बावजूद कि गोलवलकर ने उनको इनवाइट किया था, वो खुद वहां से हट जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि, या शायद वो महसूस कर रहे थे कि गांधी जो है वो समझ रहे थे। हाँ, और गांधी बोलने के मामले में बिल्कुल साफ थे। उनका सोच, उनका काम, सारा कुछ आप देखेंगे इन 5 महीनों में, तो आपको दिखेगा कि गांधी सारे लोगों से स्ट्रेट बात कर रहे थे और उनको जो सही लग रहा था वही कर रहे थे। तो इस पूरे चीजों के, ये जो पूरा रवैया था गोलवलकर का, जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स आ रहे थे और दूसरे जो एविडेंसेस जिसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको इस सब एक ही तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, यही अगर आपसे पूछूं तो जो पूरा जो है गोलवलकर का रवैया था, उसमें बताते हैं, जो आपने लिखा भी है कि पुलिस के जो रिकॉर्ड्स हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कि उसी समय फैसला लेता है आरएसएस कि जब तक गांधी हैं दिल्ली में, तब तक यहाँ भी किसी कार्रवाई में न जाया जाए, किसी एक्शन में न जाया जाए, और हटते फिर हम उस पर प्लान करेंगे। क्योंकि गांधी तो सच है कि कोलकाता से आए थे, ये था कि यहाँ कुछ दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे पंजाब, जहाँ की होलोकॉस्ट चल रहा था, उनकी कोई यही प्लानिंग थी। लेकिन दिल्ली के अंदर चूंकि इतना बड़ा नरसंहार चल रहा था, तो गांधी को रुकना पड़ा, और उसमें और फिर ये लेट होता गया। जब गांधी देखा होगा इनका रवैया, और जो लोग हैं वो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको लगा यहाँ रुकना जरूरी है। तो इस लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने अपना केंद्रित करना शुरू किया दिल्ली की बजाय। उसी में आप देखिएगा, मैं यहीं अब ख़त्म भी करूँगा, आखिरी वो चल रहा है कि राजेश्वर दयाल जो होम सेक्रेटरी हैं, और बीबीएल जेटली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुलिस चीफ हैं, तो जेटली साहब को कहीं से मतलब हथियार मिलते एक बॉक्स में भरे हुए, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और तुरंत लेकर के पहुंचते हैं राजेश्वर दयाल के पास, ये देखिए ये है। और वो शख्स जो इसका सुप्रीमो केंद्र में है, वो यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है बैठा हुआ, और जब चाहे हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं सबूतों के साथ। और उसी समय वो लोग जो जाते हैं वल्लभ भाई पंत के पास, जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उस समय तो प्रधानमंत्री थे समझिए। तो वो जो है उनसे कहते हैं और बताते हैं कि देखिए सबूत के साथ कहिए तो अभी हम लोग गिरफ्तार कर लें, बस आपके एक आदेश की जरूरत है। तो पंत साहब उसको टाल जाते हैं और कहते हैं अभी हम इसमें कैबिनेट में बात करेंगे। और पता चला कैबिनेट जो थी उसमें बताते हैं आरएसएस के लोग तमाम पहले से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और मामले को तो तवज्जो दी ही नहीं जाती। और वहाँ अगर ब्यूरोक्रेट्स की चलती और एक सत्य और तथ्य की बात की जाती, तो गोलवलकर वहाँ गिरफ्तार होते और शायद उनको सजा मिलती तमाम इन सब चीज़ों के लिए। इसको किस रूप में देखते? एक बड़ा तबका था जो कि आरएसएस को लेके बहुत ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक 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 प्रॉब्लमेटिक पोजीशन रखे हुए था, जिसको लीड कर रहे थे पटेल। दूसरा तबका था जिसको लीड कर रहे थे नेहरू। हाँ, ये जो तबका था, जो हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट लोगों का जो तबका था कांग्रेस के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशन पे उनका पकड़ था। हाँ, पंत उसी से जुड़े हुए थे। तो ये जो एक इंटरनल डिवीजन था कांग्रेस के अंदर, वो भी एक बड़ा कारण था। जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, उसको ठीक से जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कांग्रेस, उसका एक बड़ा कारण ये था। इसीलिए हम पाते हैं कि जब और होम मिनिस्टर भी पटेल साहब थे जी, इसीलिए हाँ, होम मिनिस्टर थे, उनके हाथ में था, उनके हाथ में पुलिस। और कई बार उन्होंने नेहरू से एतराज जताया कि आपके हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखो, हाँ, तो ये एक अजीब सा परिस्थिति था नेहरू के लिए, जिसके कारण हम देखते हैं कि नेहरू बहुत ही बेचैन रहते हैं उस समय में। जब गांधी आते हैं तो गांधी इस बात को समझते हैं, और गांधी ना सिर्फ एक तरफ आरएसएस को कमजोर करने में लगे हुए थे, बल्कि अगर आप देखेंगे खास करके नवंबर 1947 में जो एआईसीसी होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी नेहरू को मजबूत कर रहे थे अगेंस्ट पटेल। तो ऑब्वियसली ये पहला बार है जब गांधी इस तरह के फैक्शनल फाइट में इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे। अपने दोनों ही चहेता लोगों के बीच, गांधी के दोनों चहेता थे, लेकिन वो एक को मदद कर रहे थे, दूसरे को खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके प्रभुत्व को थोड़ा कम करना चाह रहे थे, ताकि ये आदमी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, जिस तरह का सिचुएशन बन गया था इस देश में। अब एक आखिरी सवाल कि ये जो पूरी परिस्थिति बनी, आप देखिएगा कि मुझे लग रहा है कि क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, गांधी के रहते गोलवलकर और उनका पूरा जो है आरएसएस कम से कम दिल्ली के अंदर पंगु हो गया। मतलब जो एक पूरा एग्रेसिव रोल लिए हुए था, उसको पीछे करना पड़ता है। और कहा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, उसमें तो सीधे फंस जाते। ऐसे में अपने को विड्रा किए, और वहीं कहीं नहीं कहीं पूरा इस धारा के अंदर पैदा हुआ, इस शख्स के रहते हम अपनी मंजिल नहीं हासिल कर सकेंगे, और इसका हटना बहुत जरूरी है। और चीज़ें यहाँ तक पहुँची जो 30 जनवरी 1948 में हुआ। ये फैक्ट है कि गांधी सबसे बड़े नेता थे, उनका पूरा कंट्रोल था लोगों के ऊपर। आरएसएस को पता था कि गांधी बंगाल वाले फ्रंट पे अकेले उस सिचुएशन को कंट्रोल करके आए हैं। उसको पता था कि गांधी अगर दिल्ली में रहेंगे, उनके सामने में अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो गांधी हमको असफल कर देंगे, विफल कर देंगे। इसलिए ये शांत है। लेकिन ये जो शांति, और गांधी जा ही नहीं रहे, गांधी बोल रहे हैं कि हम जाएंगे पंजाब, लेकिन वो रुके हुए हैं। तो हम देखते हैं कि 8 दिसंबर को गोलवलकर एक मीटिंग ले रहे हैं आरएसएस के लोगों का, जहां की वो बोलते हैं कि गांधी अगर अपने रवैये से अलग नहीं हटते हैं, गांधी बोल रहे थे मुसलमानों को कि आप देश मत छोड़िए, ये देश आपका भी है। तो अगर वो मुसलमानों को रोकते रहे, हाँ, तो वैसे तो हम किसी हिंदू को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये गोलवलकर बोल रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें पता है कि इनको साइलेंट कैसे किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है कि गोलवलकर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ नहीं थे, वो एक कल्ट लीडर भी थे। सवाल ये उठता है कि सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, हाँ, क्या हम उस अटैक से खोमेनी को अलग कर सकते हैं? तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि क्या गोलवलकर ने जो 8 दिसंबर को कहा, वो एक फतवा था, जिस फतवा को एग्जीक्यूट करने के लिए आरएसएस गोडसे चला? गांधी मर्डर के तुरंत बाद जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है गांधी मर्डर का, उसका तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। बहुत दिन बाद हुआ, मिड 60s में एक कमीशन बना, तब तक बहुत सारे किरदार जा चुके थे। हाँ, अगर होता तो शायद हम इन सवालों का जवाब जान पाते, लेकिन सवाल आज भी बने हुए हैं। जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।